हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। तो डियर, धीरे धीरे हम लोग टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा और आपका जो टारगेट है वो है हमारा एग्जाम, यानी कि मेंस वाला एग्जाम जो अभी लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और फिर नीट का एग्जाम, साथ ही साथ हमारे जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनको बोर्ड का 12th एग्जाम देना है, तो उनके लिए भी ये आपका जो रिवीजन है बहुत फ्रूटफुल है। क्योंकि यहाँ पर जो है थ्योरी का रिवीजन किया जाएगा, प्रॉब्लम का भी रिवीजन हो रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डियर हम लोग अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक का रिवीजन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है उसको देखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है वो देखा है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि प्रॉब्लम्स भी कराई जाएंगी, जो सब्जेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम है वो भी करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम जो देने जा रहे हैं बच्चे उनको हेल्प करेंगी। और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो छोटा सा जो चैप्टर है चार्ज उसके ऊपर है। तो देखते हैं कि हमें चार्ज में कितना आता है। मतलब इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग ये जज कर पाएंगे कि हम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे वहां पर। और कहीं पर अगर कोई लैकिंग है तो उस इन प्रॉब्लम्स के रिवीजन के थ्रू, इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के थ्रू हम लोग उसको खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। चार्ज में हमारे पास में ये देखिए कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, जो कि हमारे 12th को हेल्प करेगी। व्हाट आर द इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, ये पहला क्वेश्चन। अब बोर्ड के एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आंसर लिखना पड़ेगा ना। क्या होते हैं इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स? तो इंसुलेटर्स में और कंडक्टर्स में आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहां पर क्या लिखना चाहिए? इंसुलेटर्स और यहां पर है कंडक्टर्स। तो अगर ये एक लाइन का आपको आंसर देना है तो आप कह सकते हो कि दीज मटेरियल्स हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और यहां कंडक्टर्स में जो नो लिखा हुआ है यहां पर वो हटा देना, यानी कि दीज मटेरियल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में। एक तो आंसर आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आप इंसुलेटर्स के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो इंसुलेटर्स मटेरियल को हम इलेक्ट्रीफाइड नहीं कर सकते, मतलब हम इनमें चार्ज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर्स, these are materials which not electrified by any way। देखिए आपके पास में इलेक्ट्रिफिकेशन के तीन तरीके हैं। एक तरीका होता है कंडक्शन मेथड, जिससे कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी मटेरियल में चार्ज नहीं है तो हम कंडक्शन मेथड से उसमें चार्ज ला सकते हैं। एक होता है हमारे पास में इंडक्शन मेथड, तो इस मेथड से भी हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। और एक मेथड होता है हमारे पास में फ्रिक्शन मेथड। तो ये तीन आपके वेल नोन मेथड हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड नहीं होते। और कंडक्टर जो है ये आपके दीज आर मटेरियल्स विच बिकम इलेक्ट्रीफाइड। तो यहां पर आप अगर लिखेंगे, चलिए लिख देता हूं मैं यहां पर, दीज आर मटेरियल्स विच बिकम इलेक्ट्रीफाइड, विच बिकम इलेक्ट्रीफाइड। तो एक ये भी आप कंडक्टर और इंसुलेटर्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक अगर कुछ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? इंसुलेटर्स जो हैं वो चार्ज को, फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि थ्रू द इंसुलेटर्स चार्ज कांट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता।
बट कंडक्टर्स में चार्ज का फ्लो हो सकता है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अब आ रहा है, जो कमिंग आपका एग्जाम है बोर्ड का, उसमें आ रहा है, क्योंकि पहले तो आया ही हुआ है, सारे के सारे यहाँ पर पीवाईक्यू होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपके मेंस एग्जाम में। पूरा एक कंबाइंड इफेक्ट है रिवीजन का ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक चार्ज की रॉड है, अट्रैक्ट्स बिट्स ऑफ ड्राई कॉर्क डस्ट which after touching the rod often jump away from it violently, explain। कह रहा है कि एक रॉड है, कौन सी रॉड है? चार्ज वाली रॉड है ये देखिए क्वेश्चन में, ये चार्ज की रॉड है। जब इस चार्ज की रॉड को कॉर्क डस्ट के पास ले जाया गया तो देखा गया कि वो अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि जो रॉड है वो डस्ट को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जब टच करा दिया गया, जब उसको कॉर्क को रॉड के साथ टच करा दिया गया, तो जितने भी आपके अट्रैक्शन की सिचुएशन के जो डस्ट, कॉर्क जो डस्ट थी, अब वो अवे होने लगी, इधर उधर वायलेंट तरीके से इधर उधर क्या करने लगी? भागने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आंसर होगा? देखिए, ये अगर हमारे पास में रॉड है और सपोज दैट ये हमारे पास में कॉर्क डस्ट है, तो ये रॉड जो कि चार्ज वाली है, मान लेते हैं इसके पास प्लस चार्ज है, और जब इसको पास पास लाया गया तो अट्रैक्शन है, लेकिन जब टच करा दिया गया तो वायलेंट तरीके से जो है रिपल्सन आने लगा। तो कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है? क्या आंसर होगा? सुनिएगा। आप कहेंगे तो मैं लिख भी दूंगा भी, लेकिन मैं इतना इजी वे में, इतना स्लो वे में बोलने वाला हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा वहां पर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा? When rod become close to the cork dust, जब रॉड को कॉर्क डस्ट के पास में लाया गया, when चार्ज वाली रॉड, चार्ज रॉड become close to the cork dust, then due to induction there is a opposite nature charge over the cork dust। भाई अगर ये प्लस है, पास पास लाए, तो यहां पर इंडक्शन इफेक्ट से कैसा चार्ज आ गया? माइनस आ गया कॉर्क डस्ट पर, तो अट्रैक्शन हुआ, इसलिए अट्रैक्शन हो रहा है। तो व्हेन चार्ज्ड रॉड बिकम क्लोज टू द कॉर्क डस्ट, देन ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट अपोजिट नेचर चार्ज फॉर्म ओवर द कॉर्क डस्ट एंड दिस इज व्हाई अट्रैक्शन टेक प्लेस। लेकिन जब आपने इसको टच करा दिया, ये रॉड है और आपने इसको टच करा दिया, तो टच कराने पर क्या होता है? उसी नेचर का चार्ज जो है उसमें फ्लो कर गया। अब जैसे ही आपने टच करा दिया, तो अगर ये प्लस चार्ज है तो इस पर भी कैसा चार्ज हो गया? प्लस, और प्लस की रिपल्सन की सिचुएशन आ गई, तो टच कराने पर वो जो है अवे मूव करने लगेंगे। तो पहले तो हमने वो बता दिया कि अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, उसके बाद में ये अवे फ्रॉम इट वायलेंटली एक्सप्लेन करना है। तो आफ्टर टचिंग द रॉड विद कॉर्क डस्ट, सेम नेचर चार्ज ट्रांसफर टू द कॉर्क डस्ट एंड ड्यू टू इट दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम, और बहुत ही इरेगुलर तरीके से वो क्या करेंगे? मूव कर जाएंगे अवे। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी आपने लिख लिया होगा। थर्ड नंबर जरा क्वेश्चन देखिए क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। ट्रक्स कैरिंग एक्सप्लोसिव हैज अ मेटल चेन टचिंग द ग्राउंड वायर। जो विस्फोटक लेकर के ट्रक जाते हैं तो उनसे चेन, मेटल की चेन लटकती रहती है जो कि ग्राउंड पे टच करती है। ऐसा क्यों है? तो ट्रक्स जा रहे हैं एक्सप्लोजन के साथ, एक्सप्लोसिव मटेरियल वहां पर,
तो आपको पता है कि एयर फ्रिक्शन की वजह से वहां पर चार्ज पैदा हो सकता है। अब वो मेटल की चेन अगर ग्राउंड को टच करेगी तो सारा का सारा चार्ज जो है वो ग्राउंड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और जो विस्फोट है, जो वहां पर अगर ये नहीं होगा तो चार्ज के फॉर्मेशन से वहां पर जो है एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। तो वो जो है विस्फोट सेफली, विस्फोटक मटेरियल जो है वो आपका सेफ रहेगा। तो लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इस तरीके से कि ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, या सिंपली आप लिख सकते हो ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज can form over the explosive material, and when metal chains are touching to the ground, then all, अगर ऐसा होता है तो all forming charge transfer into the earth and we can save the explosive materials। तो ये 3 क्वेश्चंस थे। तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके जो है सब्जेक्टिव मोड के हैं, बट छोटे छोटे आंसर वहां पर देने होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आई होप आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को समझ लिया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ओके, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है 4 नंबर। कैन 2 balls with like charges be attracted to each other? क्वेश्चन नंबर 4, क्या आंसर होगा? अगर हमारे पास में 2 बॉल्स लाइक चार्जेस, मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो आंसर क्या होगा? क्या लाइक चार्जेस वाली 2 गेंदें आपस में अट्रैक्शन कर सकते हैं? क्या आंसर लिखेंगे वहां पर? आंसर लिखेंगे नो। इफ चार्ज ऑन ईच बॉल is equal in magnitude, equal in magnitude। एक बॉल ये है, एक बॉल ये ले लेते हैं और एक बॉल ये है। इस पर मान लेते हैं प्लस का चार्ज है और वैल्यू है यहां पर +10 कूलम, और इस पर माइनस चार्ज है और वैल्यू है +10 कूलम। तो अगर दोनों बॉल पर वैल्यू में बराबर चार्ज है तो हम कभी भी उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं देखेंगे, हमेशा रिपल्सन फोर्स देखेंगे, एंड दैट इज वाई आंसर लिखा है नो। लेकिन बेटा इसका आंसर यस में भी होगा, जरा वो देखें, वो यस में जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा आंसर हो गया यस, इफ चार्ज ऑन ईच बॉल is unequal in magnitude, in magnitude। अब इस यस की जो बात है, यस जो आंसर लिखा हुआ है उसको भी जरा देखें, एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक बार फिर से हमने एक बॉल फिर से बनाई, ये एक बॉल है और सेकेंड बॉल आपकी ये है, और मान लेते हैं इस पर +5 कूलम चार्ज है और इस पर अनइक्वल चार्ज है, तो प्लस में लेते हैं 7 कूलम चार्ज है।
तो इंडक्शन इफेक्ट की वजह से ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट इस वाली बॉल पे -7 कूलम चार्ज आ जाएगा और इसके इंडक्शन से यहां पर -5 कूलम आ जाएगा। तो देखो -7 कूलम इस पर इंडक्शन से आया, +5 पहले से था, तो ओवरऑल ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 कूलम। और यहां पर आप देखिए 7 पहले से था, इंडक्शन से -5 कूलम आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2 कूलम। और ये आपस में क्या करेगा, ये रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसके आपको दोनों ही आंसर वहां एग्जाम में लिखने होंगे कि कब नो आंसर होगा और कब आपका यस आंसर होगा। क्लियर है? बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। हम सब जानते हैं कि ऑर्डिनरी रबर जो है इंसुलेटिंग मटेरियल की तरीके से ही बिहेव करती है, लेकिन बट द स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड कंडक्टिंग, व्हाई इज दिस नेसेसरी। लेकिन जो एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं जब वो लैंड करता है या फिर जब वो टेक ऑफ करता है तो वो अपने व्हील पर जो है तेजी से भागता है, उसकी जो रबर होती है वो कंडक्टिंग होती है। ऐसा क्यों? तो फिर एक बार कि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन चार्ज कैन फॉर्म। भाई वो टायर्स और जमीन के साथ में जो है आपस में फ्रिक्शन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन चार्ज कैन फॉर्म या चार्ज फॉर्म। और अगर चार्ज फॉर्म हो गया है तो प्लेन को जो है वो क्या कर देगा, प्लेन को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वहां पर जो है आग लग सकती है। तो बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल फॉर्मिंग चार्ज ट्रांसफर इनटू द अर्थ इजिली और सेफ लैंडिंग और सेफ टेक ऑफ हम वहां पर कर पाते हैं। क्लियर है? ये लिख लेंगे इसका आंसर। लिख नहीं रहा हूं मैं लेकिन बता तो रहा हूं ना, हो जाएगा आई थिंक। एक बार फिर से 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं बोलता हूं इजिली, आराम से बोल रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन फिनोमेना, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट टायर्स विद अर्थ चार्ज कैन फॉर्म एंड ड्यू टू कंडक्टिंग मटेरियल इन रबर these forming charges transfer into the earth easily and we can make a safe takeoff and safe landing of the aircraft. Clear है? 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू ऑब्जेक्ट म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को साथ में फोर्स लगा रहे हैं विदाउट टचिंग, ये सबसे कमाल का फीचर है, और वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। तो ये जो इंटरेक्शन फोर्स है, इस इंटरेक्शन फोर्स को क्या कहा जाता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं करते फिर भी वो एक दूसरे पर अपना इंफ्लुएंस लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? क्या आंसर होना चाहिए? जैसे आप ये देखते हैं कि हमारी अर्थ और सन एक दूसरे को टच नहीं करते फिर भी फोर्स लगाती है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, दो करंट वाले वायर हो, आपको पता है दो करंट वाले वायर अगर है तो एक दूसरे के साथ क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जबकि टच नहीं करते। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां पर जो है फोर्स लग रहा है लेकिन टचिंग नहीं है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं, कौन सा फोर्स है? दैट इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी फील्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, एंड इन जनरल यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपके फील्ड फोर्सेस के एग्जाम्पल है। तो 6th नंबर फिल इन द ब्लैंक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, not question number 5, this one is the page number 5, but the question number is 7 here. Name the experiment which gives a quantization of charge. इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन की फर्स्ट क्लास में ये आया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वेरीफाई किया था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इसी को अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो 4 ऑप्शन बड़ी इजीली बन जाएंगे। सही ऑप्शन होगा मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये कोई गलत नहीं करेगा। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में हमारे पास में 2 टाइप्स है चार्ज के, 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये हमको कौन बताता है, नाम बता दीजिए साइंटिस्ट का। फ्रैंकलिन वाज द मैन जिन्होंने ये साइन कन्वेंशन जो है चार्ज पर दिया, और उस साइन कन्वेंशन से चार्जेस के टाइप्स आ गए। 2 तरीके के चार्ज होते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, एसआई यूनिट चार्ज की लिखनी है, सीजीएस यूनिट चार्ज की लिखनी है। तो एसआई यूनिट होती है कूलाम। ये भी हम लोग आप चाहें तो सारे के सारे लेक्चर एक सीक्वेंस में है, तो आप जा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो रिवीजन का पार्ट 1 है वहां पर आप थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ। कुछ न्यूमेरिकल भी साथ में वहां पर मिलेंगे। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द ओनली प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का जो आंसर है वो आएगा कहां से, वो थ्योरी से ही तो आएगा ना। तो वहां पर सब कराया गया है, लेकिन एक बार और अच्छे से प्रॉब्लम में फिर एक बार रिवीजन हो रहा है। ये एसआई यूनिट हो गई। और सीजीएस यूनिट डियर होती है कूलाम के नाम में स्टैटिक या स्टैट कूलाम लिख दो, और इसी को हम लोग ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। तो ये सीजीएस है। सीजीएस यूनिट में मैं बार बार कहता हूं कि सब जाना करो, सीजीएस यूनिट चार्ज की फ्रैंकलिन भी है। फ्रैंकलिन इज आल्सो द यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम में कितने स्टैटिक कूलम होते हैं, तो बताया गया है 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम होते हैं। स्टैटिक कूलम लिखो या ईएससी लिखो, बात एक ही। और 1 कूलम में ईएमयू कितने होते हैं, तो 1/10 ईएमयू होते हैं। तो जो रिवीजन किया गया है उसी का फायदा है ये, ठीक है। और आगे चलते हैं। छोटा सा चैप्टर चार्ज है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कितने क्वेश्चन इसके आप कर पाएंगे। रेशियो ऑफ ईएसयू एंड ईएमयू, हमारे पास में 1 ईएसयू है और 1 ईएमयू है, इसका रेशियो चाहिए। क्या होगा, अभी इसके पहले, जस्ट इसके पहले वाले पेज पर आप देखिए, ये रिजल्ट था और एक रिजल्ट ये था। इसी की हेल्प लेंगे। देखिए 1 कूलम इज इक्वल टू है 3 × 10⁹ ESU। तो यहां से 1 ESU इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 × 10⁹ कूलम। और 1 कूलम इज इक्वल टू है 1/10 EMU। तो यहां से 1 EMU कितना हो जाएगा, 10 कूलम। पुटअप कर दीजिए। तो ऊपर ESU है, ESU की जगह पर लिखा जाइए तो 1/3 × 10⁹, और ये आ गया कूलम। और यहां 1 EMU इज इक्वल टू हो गया 10 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, रिजल्ट आ गया 1/3 × 10⁻10। आंसर आ गया 1/3 × 10⁻10। 10 की पावर 9 और एक 10 मिलकर 10⁻10, ठीक है। राइट द रिलेशन बिटवीन फैराडे एंड कूलम्स यूनिट। फैराडे चार्ज का यूनिट है, कूलम भी चार्ज का यूनिट है। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। materials which become electrified by rubbing method। आपने 2 मटेरियल को आपस में रबिंग किया, रगड़ा, और उनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, ऐसे मटेरियल कहलाते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल।
ये आंसर एनसीईआरटी में है। ऐसे मटेरियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं, और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को इंसुलेटर समझने की गलती मत करना। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो फ्रिक्शन मेथड से, रबिंग मेथड से इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, उनको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। एनसीईआरटी ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ही नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कहा हुआ है। लाइक ग्लास हो गया, स्पेशल तरीके का आपका वुड हो गया, और प्लास्टिक भी हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये सब आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स में आते हैं। और इनको क्या कहते हैं? और इनको कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ट्राइबो इलेक्ट्रिक मटेरियल तो जो फ्रिक्शन मेथड से, रबिंग मेथड से इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, उनको हम लोग इन नामों से जानते हैं। अब देखिए, मेटल्स अलग कर लीजिए, जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है? कंडक्टर्स हैं। और इंसुलेटर तो किसी भी तरीके से चार्ज इलेक्ट्रीफाइड होते ही नहीं है भाई। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रीफाइड हो ही नहीं रहे तो वो सब इंसुलेटिंग मटेरियल हो गए, और कंडक्टर्स में मेटल्स हो गए, तो बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ट्राइबो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी इनको कहते हैं। तो 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। ऑल आर द सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। ये आपको कमिंग बोर्ड एग्जाम में 1-1 मार्क्स के लिए मिलेंगे। बहुत ज्यादा किसी किसी क्वेश्चन का जो मार्क है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, अगर उसमें कुछ 2 मार्क्स जैसी कोई बात होगी तो। 15 नंबर, material is electrified by friction method such that its mass decreases then the nature of charge on A। 3 तरीके से हम लोग इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं, और मटेरियल ए का जो मास है वो डिक्रीज हो गया, तो यही कीवर्ड है, मास डिक्रीज हो गया। अगर मास डिक्रीज हो गया तो इसका सीधा मतलब है मींस इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल से निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम इट। क्योंकि हमें ये पता है, रिवीजन में बताया गया है कि चार्ज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चार्ज आएगा, चार्ज जाएगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉनों की है। और क्वेश्चन कह रहा है कि मटेरियल ए इलेक्ट्रीफाइड हो गया, यानी मटेरियल ए में चार्ज आ गया। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब चार्ज आ गया, बट उसका मास डिक्रीज हो गया पहले के कंपेयर में, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन चले गए तो मास अपना लेके चले गए होंगे, तभी मास डिक्रीज हुआ होगा। तो कीवर्ड जो यहाँ पर मास डिक्रीजेस है, उसने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चले गए, और अगर किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो मटेरियल के पास में चार्ज कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक। What happen over a dielectric constant when temperature increases? तो ध्यान देना, इन जनरल कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है ना, वो प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर होता है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर जाएगा? इन जनरल डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर आप इसी तरीके से लिखेंगे कि इन जनरल देयर आर सम स्पेशल केसेस जहां पर ये बात होल्ड नहीं होती है, लेकिन जनरल वे में, जनरल वे का मतलब हो गया कि वी कैन से कि 99% से ज्यादा केसेस में ये देखा गया कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाती है। यानी कि दोनों का जो रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और टेम्परेचर का, वो कैसा है? इनवर्स का रिलेशन है। क्लियर? So this was page number 7, and till now we have done 16 question and all the problems are subjective type.
क्वेश्चन पेज नंबर 8 आ गया। क्वार्क, न्यूट्रॉनों में क्वार्क की डिटेल पूछी गई है, प्रोटॉनों में क्वार्क की डिटेल पूछी गई है। तो हमें पता है कि जो क्वार्क है ये चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, हाईली अनस्टेबल होते हैं, हैविंग चार्ज लेस देन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और डियर इस वैल्यू को हम स्मॉल ई से लिखते हैं। स्मॉल ई का मतलब हो गया 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए अभी तक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेंटेन है। हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब इनकी जो एज होती है वो 10 टू द पावर माइनस 12 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड ऐसी होती है। तो क्वार्क के बारे में थोड़ा सा इस क्वेश्चन से पहले हम जानते हैं कि क्वार्क क्या है। एनसीईआरटी में जो एडिशनल एक्सरसाइज है वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलता है जो कि यहां पर 17 क्वेश्चन की तरीके से दिखाई दे रहा। तो न्यूट्रॉनों में दो तरीके के क्वार्क के बारे में हम अब तक जान पाए हैं, क्योंकि इतनी कम लाइफ होती है कि ये पैदा होते ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद भी हमारे पास में क्वार्क की अपडेट आ चुकी है जिसको हम लोग कहते हैं अप क्वार्क। जो अप क्वार्क है उस पर चार्ज होता है +2e/3। याद रखें ई का मतलब है ये 1.6 10 की पावर माइनस 19। और एक हमारे पास में क्वार्क जिसके बारे में हम और पता कर पाए डाउन क्वार्क, और इस पर जो चार्ज होता है वो माइनस का e/3 होता है। तो ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के बारे में हम पता कर पाए। तो कह रहा है कि न्यूट्रॉनों में जरा इनकी डिटेल बताइए। तो न्यूट्रॉनों की जो गरीबी है उसका कारण यही है DDU। डाउन क्वार्क को हम लोग ऐसे डी क्वार्क और अप क्वार्क को यू क्वार्क ऐसे लिखेंगे। तो न्यूट्रॉनों में चार्ज क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि वहां पे 2 डाउन है और 1 अप है। अब देखिए जरा, डाउन का चार्ज, पहले वाले डाउन का चार्ज क्या हो गया, तो पहले वाले डाउन का चार्ज हो गया माइनस का e/3। दूसरे वाले डाउन का चार्ज क्या हो गया, -e/3। और ये अप का चार्ज क्या हो गया, +2e/3। टोटल निकालिए तो 0 हो गया। तो न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज के रेस्पेक्ट में बड़ा ही गरीब है, उसके पास चार्ज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये सजावट है। न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क का इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और प्रोटॉन्स के अंदर जो क्वार्क की डिटेल है वो ये है UUD। अब देखिए पहले वाले U का, U मींस अप, तो इसका चार्ज हो गया +2e/3। दिस वन इज +2e/3 एंड दिस वन इज माइनस का e/3। और चार्ज का टोटल हमेशा साइन के साथ ही निकाला जाता है, अलजेब्रिकल सम। तो ये निकल के आया आपका 4e/3 और माइनस का e/3, तो ये आया 3e/3, यानी कि E इट मीन्स 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो ये हमारे 17th नंबर क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आया। अदरवाइज आपको अगर टू द पॉइंट देखें तो एग्जैक्टली 17th नंबर क्वेश्चन का आंसर इतना है बस। ये न्यूट्रॉन में क्वार्क की डिटेल हो गई, नो नीड ऑफ दिस कि आप उसका चार्ज भी निकालें। और ये प्रोटॉन में आ गया, तो न्यूट्रॉन में हमारे पास में देयर आर 2 डाउन
और एक अप है, जबकि प्रोटॉन में हमारे पास में 2 अप है और 1 डाउन है। इतना ही आपको वहां पर बताना था, बट हमने पूरा डिटेल में आपको बताया विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दमदार जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ए इज रेस्ट हैविंग चार्ज 20 कूलम, find the value of charge when capital A moves with acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां लेते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। अच्छा, मैंने इन नहीं लिखा, चार्ज इज इनवेरिएंट। और इस प्रॉपर्टी में हमें यही तो सीखना था कि स्पीड के साथ, मोशन के साथ मास तो बदल जाता है। आपको पता होगा ये फेमस रिलेशन m इज इक्वल टू होता है m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहां पर ये m नॉट आपका मास होता है रेस्ट में। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उस समय मास है रेस्ट मास, और ये m जो है वो डायनेमिक मास है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसका मास वैल्यू बदल जाएगा अगर वो रेस्ट से कंपेयर करें तो। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, और मास के साथ ऐसा होता है। तो मोशन के साथ, स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ अगर बदल जा रहा है दैट इज कॉल्ड वेरिएंट, और नहीं बदल रहा है तो इनवेरिएंट। तो चार्ज इनवेरिएंट होता है, और इसी प्रॉपर्टी से इस 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 20 कूलम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ए पर, ऑब्जेक्ट ए पर जब रेस्ट में था तब भी 20 कूलम था, तो 20 कूलम चार्ज होगा, और जब वो मूव करेगा तो भी इसका आंसर कितना होगा, 20 कूलम। और थोड़ा सा अगर आप बताएंगे आंसर लिखने के बाद 20 कूलम, तो उसके आगे एक्सप्लेन कर दीजिएगा चार्ज, बिकॉज चार्ज इज इनवेरिएंट। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चंस, जबरदस्त। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी को चार्ज किया गया है रबिंग से, तो उसका वेट क्या होगा। रबिंग मेथड से अगर किसी बॉडी को चार्ज कर दिया गया तो उसका वेट क्या होगा, तो वेट बराबर होता है mg। तो इसका जो वेट होगा क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, आंसर होगा इट्स वेट में इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए अगर बॉडी में नेगेटिव चार्ज आया तो यानी इलेक्ट्रॉन आ गए, अपना मास लेके आएंगे, चार्ज तो लेके आएंगे ही, तो वेट बढ़ जाएगा क्योंकि मास बढ़ जाएगा। और अगर बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यानी कि मास भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो चार्ज के साथ साथ अपना मास भी ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? 20 नंबर क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन, इन ए कंडक्शन मेथड when we make touch of two bodies, then bodies having, कंडक्शन मेथड का यूज हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए करते हैं, और इसमें हम लोग एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ क्या करते हैं, टच करते हैं, और जिससे कि चार्ज का जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब
चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो अगर आप कंडक्शन मेथड करना चाहते हैं तो दो बॉडीज होंगी, तो कंडक्शन मेथड की शर्त ये होती है कि दोनों बॉडीज के जो पोटेंशियल्स है ना वो डिफरेंट होने चाहिए, ये शर्त है। अगर दोनों बॉडीज के पोटेंशियल अलग अलग हैं तो कंडक्शन मेथड होगा, मतलब टचिंग प्रोसेस में दोनों बॉडीज आएंगी, एक से दूसरे में चार्ज का फ्लो होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। तो अगर हम कंडक्शन मेथड करना चाहते हैं तो दोनों यूजिंग बॉडीज के जो पोटेंशियल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए, अदरवाइज कंडक्शन मेथड नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को। अब जैसे डिफरेंट पोटेंशियल का एक ये केस हो सकता है, ये देखिए एक बॉडी पर चार्ज नहीं है, ये बॉडी है, इस पर 0 चार्ज है, और एक ये बॉडी है, इस पर चार्ज है। तो दोनों के पोटेंशियल्स ऑटोमेटिकली अनइक्वल हो गए, जिस पर 0 चार्ज है उस पर 0 पोटेंशियल है, और जिस पर चार्ज है उस पर पोटेंशियल है, तो डिफरेंट पोटेंशियल आगे कि नहीं आगे। तो ये मत सोचना कि एक पर चार्ज हो दूसरे पर चार्ज ना हो, गलत बात। एनी हाउ कुछ भी आप सोचें, कुछ भी आप करें, तो पोटेंशियल दोनों के अलग अलग होने चाहिए। आप जैसे देखिएगा एक बॉडी ये है, इस पर 2 कूलम चार्ज है, और एक बॉडी ये है, इस पर 3 कूलम चार्ज है। दोनों के पोटेंशियल अलग अलग हो गए, क्योंकि अगर चार्ज अलग अलग होगा तो पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज अगर सेम है, जैसे कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इस पर जो है 4 कूलम चार्ज है, इस पर जो है 4 कूलम चार्ज है, क्या कंडक्शन होगा? तो प्लीज चार्ज को देख करके यस और नो मत बोलना, पहले पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन देखो क्या है। तो आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है कि दोनों के चार्ज सेम हो लेकिन दोनों के पोटेंशियल कैसे हो, अलग अलग हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एंड दैट इज वाई कंडक्शन के लिए सबसे जरूरी जो बात है वो है पोटेंशियल का अलग अलग होना, ना कि ये है कि एक पर चार्ज हो दूसरे पे चार्ज ना हो, या फिर आप ऐसे सोचे कि दोनों के चार्ज अलग अलग हो। दोनों के चार्ज सेम भी हो सकते हैं, एक पर चार्ज 0 दूसरे पे चार्ज हो सकता है। ये सारा खेल पोटेंशियल का है, पोटेंशियल अलग अलग होगा, कंडक्शन होके रहेगा। नेक्स्ट 21 ऑब्जेक्टिव आ गया है भाई। प्लास्टिक की रॉड है, रबिंग करी गई विद फर के साथ, कैट फर होगा आई थिंक, बिल्ली की खाल होगी, या चलिए कोई बात नहीं। तो रबिंग करी गई है प्लास्टिक की रॉड को, और फिर टच कर दिया गया है 2 स्मॉल पिथ बॉल्स सस्पेंडेड नियर बाई, देन विच फिगर शोज देयर फाइनल कॉन्फ़िगरेशंस। बताएं भाई, ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शंस गिवन है, क्या आंसर होना चाहिए? देख सकते हैं आप आंसर्स, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है, डी है। भाई आपके पास में एक 2 स्मॉल पिथ बॉल, तो एक बॉल ये थी, दूसरी बॉल ये थी नियर बाई में, और प्लास्टिक की रॉड को फर के साथ में रबिंग किया गया। तो जब रबिंग किया गया होगा तो उस समय जो है उस पर चार्ज आ गया होगा। जब चार्ज आ गया होगा तो पहली वाली पिथ बॉल को टच किया, याद रखना जब टच करेंगे तो आपको जो है जो बॉडी होती है उसमें उसी तरीके का चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो जब बॉडी को टच किया गया तो चार्ज क्या हो गया होगा, ट्रांसफर हो गया होगा। दूसरी वाली पे भी टचिंग किया गया, तो इतना सब बता दिया, अब तो आंसर बता दीजिए। यहाँ पर आप देखिए दोनों जो यहाँ पर दोनों पिथ बॉल है, अब इसमें भी चार्ज आ चुका है, इसमें भी चार्ज आ चुका है, और जब चार्ज आ चुका है तो या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होना चाहिए। तो यहां तो कोई रिस्पॉन्स है नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं,
पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में आप देखिए रिपल्सन है, दोनों बॉडीज पे रिपल्सन आ गया है। और तीसरे में अट्रैक्शन है। और फोर्थ वाले में सिचुएशन ये है, यानी कि 90 डिग्री की कंडीशन है ये। प्लास्टिक की रॉड को फर के साथ में रबिंग किया गया है। टू स्मॉल पिथ बॉल सस्पेंडेड नियर बाई। इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर is made to touch two small pith balls suspended nearby। तो क्वेश्चंस में जब आपने टचिंग किया होगा तो अपोजिट नेचर के जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर हुए होंगे, और अपोजिट नेचर के चार्ज अगर ट्रांसफर होंगे तो अट्रैक्शन कहां दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, टू स्मॉल पिथ बॉल्स, एक बॉल पर प्लास्टिक रॉड की टचिंग है, दूसरे बॉल पर फर की टचिंग है। तो जब दोनों को आपने रगड़ा होगा तो एक पे प्लस आया होगा, दूसरे पर माइनस आया होगा, और जब आपने दोनों को टच कराया एक एक बॉल के साथ तो अपोजिट नेचर के चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गए, एंड दैट इज वाई अट्रैक्शन की सिचुएशन होनी चाहिए। सी ऑप्शन इस बात को सपोर्ट करता है। तो 21 ऑब्जेक्टिव वी हैव डन। ये देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये GLE है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, जो कि चार्ज को डिटेक्ट करता है। तो डायग्राम में बना हुआ है, ये गोल्ड की लीव्स है, और गोल्ड की लीव्स अगर ऐसी हैं पैरेलल, तो आपने किसी बॉडी को GLE के साथ टच किया और लीव्स पैरेलल है, अगर गोल्ड की लीव्स पैरेलल है, इसका मतलब है कि जिस बॉडी को आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ में टच किया उन पर चार्ज नहीं है। और अगर डाइवर्ज हो गई है लीव्स लाइक दिस, यानी कि चार्ज है। तो डाइवर्ज अगर हो रही है तो चार्ज है, पैरेलल है तो चार्ज फिर नहीं है। तो कह रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, नहीं ये तो नहीं है। विंड वेलोसिटी ये भी नहीं है, विस्कोसिटी ये भी नहीं है। तो इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एंड चार्ज डिटेक्टर होती है, ये चार्ज को डिटेक्ट करती है। एक्चुअली नेगेटिव चार्ज को डिटेक्ट करती है और रिलेटिवली ये पॉजिटिव चार्ज को डिटेक्ट करती है। 12 नंबर, पेज नंबर 12 आ चुका है। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर है 23। When a body is connected to earth, electrons from the earth flow into the body. This means the body is, आप सबको पता है ना कि अर्थ क्या है। अगर हम आपसे पूछें अर्थ इज, तो आंसर है अर्थ इज न्यूट्रल, अर्थ न्यूट्रल होती है। बट रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज it behaves like positive, and respect to negative charge behaves like positive. With respect to negative charge
Earth is neutral, but respect to negative, it behaves like positive, and respect to positive charge behaves like negative. ये अर्थ की कमाल की फीचर्स। तो यहां पर जो बॉडी है, ये बॉडी है, और आपने इसको अर्थ से कनेक्ट कर लिया है, ये अर्थ हो गई, और अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके बॉडी में जा रहा है। इसका मतलब है बॉडी में चार्ज कैसा रहा था? प्लस, क्योंकि अगर प्लस रहा होगा तो अर्थ क्या बन जाएगी? नेगेटिव, और वो उसके चार्ज को क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज करेगी। तो यानी कि अर्थ के पास में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो 23 क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकेंड होगा। क्लियर है ना? 23। नेक्स्ट 24। दो बॉडीज हैं जो कि एक दूसरे में रबिंग करी गई हैं। एक ने Q1 चार्ज एक्वायर किया है, दूसरे ने Q2 चार्ज एक्वायर किया है। तो हमें पता है कि रबिंग में Q1 और Q2 वैल्यू में इक्वल होते हैं, बट नेचर में कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो वैल्यू में इक्वल और नेचर में अपोजिट, तो रेशियो क्या आएगा? 1:1 नहीं आएगा, -1:1 आएगा। भाई मान लेते हैं Q1 हमारा प्लस है और Q2 माइनस है, तो Q1 की वैल्यू प्लस में 10 है सपोज है, तो ये क्या हो जाएगा? -10। आंसर आ जाएगा 1/1, यानी नेगेटिव में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा, 24 का सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 25। Two bodies are rubbed with one of them is negatively charged. For this body, mi initial mass है और m फाइनल मास है आफ्टर चार्जिंग। देन तो ये बॉडी है और ये नेगेटिव चार्ज आ गया इसके पास। तो रबिंग से पहले जो इनिशियल मास था वो mi था, और रबिंग के बाद जो फाइनल मास है वो mf है, m फाइनल है। तो नेगेटिव चार्ज आया, यानी इलेक्ट्रॉन आए हैं इस पर। इलेक्ट्रॉन आए हैं तो अपना चार्ज के साथ साथ मास भी लेके आएंगे। तो फाइनल का मास इनिशियल के मास से ज्यादा होगा, तो यानी कि फाइनल का मास इनिशियल के मास से ज्यादा होगा, तो यानी इनिशियल वाला मास फाइनल वाले मास से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या कह रहा है? फाइनल वाला मास इनिशियल वाले मास से ज्यादा होगा। इसका रिवर्स हो जाएगा, इनिशियल का मास फाइनल से कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट, in charging by induction, a body to be charged must be an insulators. इंडक्शन में हमारे पास में दो बॉडीज होती हैं। एक बॉडी होती है इंड्यूसिंग, एक बॉडी का नाम होता है इंड्यूसिंग बॉडी, और दूसरी वाली बॉडी का नाम होता है इंड्यूस्ड बॉडी। ये जो इंड्यूस्ड वाली बॉडी होती है ये अर्थ से कनेक्टेड होती है, और जो इंड्यूसिंग बॉडी है इसके ऊपर गिवन चार्ज होता है, जो चार्ज हम देते हैं बॉडी को, फिर दोनों को पास पास लाते हैं, जादू से इसमें भी चार्ज आ जाता है। ये इंडक्शन होता है। तो ऑप्शन में है कि इंडक्शन में यूज होने वाली बॉडीज इंसुलेटर होनी चाहिए, चांस ही नहीं है। सेमी कंडक्टिंग बॉडीज होनी चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं है। कंडक्टर होना चाहिए, हाँ सही है। डाइलेक्ट्रिक भी चलेगा, बट इंडक्शन का इफेक्ट बेस्ट तरीके से अगर आपको करना है तो कंडक्टर ही चाहिए, बट यहां पे कहीं डाइलेक्ट्रिक दिया नहीं गया है। एनी टाइप तो सही नहीं हो पाएगा, फोर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन को देखते हुए हम यहाँ पे सी पे टिक लगाएंगे। इंडक्शन इफेक्ट में जो यूजिंग बॉडीज होती हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स तो कंडक्टर्स में ही आता है, बट अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी यूज करते हैं तो वो भी इंडक्शन में रोल प्ले करती है, बट उतना अच्छे से नहीं जितना कि कंडक्टर्स। एंड दैट इज व्हाई वी टिक द थर्ड ऑप्शन के यूजिंग बॉडीज अच्छे इफेक्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए कंडक्टिंग होनी चाहिए।
चार्ज ऑन बॉडी इज Q1 and it is used to charge another body by induction. अभी इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास में होती है इंड्यूसिंग बॉडी, और इस इंड्यूसिंग बॉडी में हम चार्ज देते हैं, गिवन चार्ज इसी बॉडी पर होता है। तो यहां पर Q1 है वो, और इसी को हम ले जाते हैं पास में, किसके पास में ले जाते हैं? इंड्यूस्ड बॉडी के पास ले जाते हैं। इंड्यूस्ड बॉडी जो कि न्यूट्रल होती है और अर्थ से कनेक्टेड होती है। जब दोनों को पास पास लाते हैं तो यहां पर चार्ज फॉर्म हो जाता है, चार्ज फॉर्म, और इस चार्ज को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। तो क्वेश्चन में जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो Q2 है, ये Q2 है। तो ऑप्शंस गिवन है कि क्या होगा, चेक द ऑप्शंस एंड बताइए भाई क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन गिवन है और इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या आंसर होना चाहिए? आई होप अब तक आप लोगों ने जो भी आंसर जिसने भी सोचना होगा सोच लिया होगा। तो क्या हमने सीखा था? हमने ये सीखा था कि जो इंड्यूस चार्ज होता है, इंड्यूस चार्ज, ये लेस देन आर इज इक्वल टू होता है इंड्यूसिंग चार्ज के। नेचर में अपोजिट भी होता है, मतलब अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो ये हमने सीखा है इंडक्शन के उस रिवीजन में, थ्योरी वाले रिवीजन में। तो यहां पर इंड्यूस चार्ज क्या है? Q2 है। तो लेस देन आर इज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज क्या है? Q1 है। सभी ऑप्शन में Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2। सो वी कैन से Q1 ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू Q2। तो यहां से आ गया मॉड ऑफ Q1 अपॉन में मॉड ऑफ Q2 ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1 मीन्स फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में 1 1 1 आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू का ही रेशियो पूछ रहे हैं। नेचर कैसी होती है? अपोजिट होती है बढ़िया क्वेश्चन। 28 पढ़िए क्वेश्चन क्या है? 28 जादू तेरी नजर। 28 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलोज फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अबव स्टेटमेंट। बढ़िया क्वेश्चन। 28 लॉ का कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज हमें पता है कि होता है, और कंजर्वेशन मास भी हमें पता है। तो कह रहा है कि जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज है वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास से आया है, उसी को फॉलो करते हुए आया है। तो क्या ये बात सही है? करेक्ट। दूसरा इनकरेक्ट। नथिंग कैन बी सेड, और मास एंड चार्ज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ। तो क्या ख्याल है आपका? क्या कहीं पर भी ऐसा है कि जहां पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज होल्ड हो रहा हो तो वहां पे मास का कंजर्वेशन, या फिर दोनों अलग अलग है? तो डियर इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 4। ये दोनों अलग अलग लॉज हैं कंजर्वेशन के। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, बोथ आर द डिफरेंट कंजर्वेशन लॉ। इनका दोनों ही कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं, बट दोनों में कोई ऐसा रिलेटिव मतलब रिलेशन तो नहीं है।
मास एंड ये डी ऑप्शन नहीं होता तो हम किस पे टिक लगाते, बी पे टिक लगाते, बट ये दिया गया मास एंड चार्ज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ। क्लियर है ना? और ये सबको पता है चार्ज और मास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि नहीं है। 29 charge of a body is always an integral multiple of charge present in its one atom, charge present in 1 mole of material of body, charge present on an electron, charge of its one nucleus। तो जब हम लोग चार्ज लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये n हमारा मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो ये n हो गया। तो इसके साथ में जो ये e लिखा है जिसका कि वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है कूलाम में, तो क्या ये एक एटम का चार्ज होता है? आंसर है नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो क्या ये एक 1 मोल मटेरियल का चार्ज होता है? ये भी नहीं है। न्यूक्लियस में भी ऐसा नहीं होता, ये चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो कौन सा ऑप्शन टिक लगाएंगे? सी। छोटे से चैप्टर चार्ज में आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन प्रॉब्लम्स आपके सामने है। तो थ्योरी रिवीजन के बाद जब हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे तभी चैप्टर अच्छे से आइडियल वे में हो पाता है। एंड वी आर डूइंग द सेम, और हमारे साथ आप भी यही करेंगे, कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो है जिसको बोलते हैं 100% रिवाइज होना, तो चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट 19th नंबर पेज आ चुका है और क्वेश्चन नंबर यहां पर है 30। द मिनिमम चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज, क्या सही है? कूलाम में मिनिमम चार्ज तो इतना होता है। क्वार्क की अगर बात करें तो क्योंकि अनस्टेबल क्वार्क अभी मिला नहीं है, एंड दैट इज वाई अभी भी आज की डेट में भी अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, तो कूलाम में इतना ही चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये मिनिमम चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body gives out इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, how much time is required to get a total charge of 1 कूलम? आप सबको पता है कि 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं तब जाकर के 1 कूलम चार्ज बनता है। तो कितना समय लगेगा? तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जब दिए जा रहे हैं, इफ अ बॉडी गिव्स आउट इतने इलेक्ट्रॉन, तो 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स गिवन, तो टाइम है इन टाइम 1 सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन देने में समय कितना चाहिए? तो 1/10 टू दी पावर 9 सेकेंड, और हमें 1 कूलम चार्ज लाना है तो इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो 6.25 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर हम देना चाह रहे हैं तो टाइम आ जाएगा 6.25 10 टू दी पावर 18 और अपॉन में 10 टू दी पावर 9, ये सेकेंड। तो बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी। अच्छा, मिनट में बदलेंगे तो कुछ खास फायदा नहीं है, आवर्स में भी ये सालों का मामला है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू सेकंड में आएगी, फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि जनरल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। आप भी इस क्वेश्चन को देख करके तुरंत ये PYQ अगर आप देखते रहते हैं तो आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सॉल्व करने पर ये बहुत भारी भरकम वैल्यू आती है,
तो इतना ये फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका। अरे इतना 10⁻18 बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जब आप इसको पहले सेकंड से इसको डेज में बदलेंगे, फिर डेज से जब ईयर में बदलेंगे, तो ये फोर्थ ऑप्शन आएगा। करीब करीब 200 साल के आसपास का समय चाहिए होगा। कितना टफ काम है। नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास 1 किलोग्राम है और उसमें इतने एटम्स हैं। अच्छा, 1 किलोग्राम में इतने एटम्स हैं। If one electron is removed from every atom of the solid, the charge gained by solid of 1 gram is 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम has 4 into 10⁻20 atoms। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? तो 4 into 10⁻20 अपॉन में 1000, ये आ जाएगा 4 into 10⁻17 एटम्स। तो जो ये 1 ग्राम सॉलिड है, 1 ग्राम सॉलिड के पास इतने एटम्स है। तो 1 ग्राम सॉलिड हैज 4 into 10⁻17 एटम्स। फिर जरा इस लाइन को देखिए, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इतने एटम से इतने ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो निकल जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाएंगे 4 into 10⁻17, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 ग्राम के पास में इतने एटम्स हैं, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो कितना चार्ज आ जाएगा? तो ये निकल जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो चार्ज कैसा हो जाएगा? प्लस। तो Q बराबर हो जाएगा Ne, और N यहाँ पर है 4 into 10⁻17 और 1.6 10⁻⁻19। तो 16 4 जा 64, 10⁻17 माइनस का 2, 6.4, ये वाला आंसर आ गया। तो कमिटमेंट पूरा किया जा रहा है और ये रुकने वाला नहीं है जब तक कि आपको टारगेट तक ना पहुंचा दिया जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में, थ्योरेटिकल रिवीजन में 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो सबसे पहले उन दोनों क्लासेस को आप देखिए, जिसमें हम लोगों ने दोनों क्लासेस को अगर हम कंपाइल करें तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक का रिवीजन कर चुके हैं। आज हमने जो है चार्ज के क्वेश्चंस करा दिए। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चंस करेंगे, और वैसे ही होगा कि देयर आर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देयर आर सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ हैवी होंगे, कुछ छोटे होंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। देन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।